हेलो फ्रेंड्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी वेव मैकेनिकल मॉडल्स के बारे में कि वेव मैकेनिकल मॉडल्स क्या हम एक्सप्लेन करते हैं एटम की स्ट्रक्चर को, जिसमें हमने दो मॉडल्स पढ़े थे। इसमें फर्स्ट मॉडल जो था या फिर फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो था वो था डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो तरह के बिहेवियर को शो करता है, एक पार्टिकल बिहेवियर और एक वेव नेचर को शो करता है। राइट, ये सब चीज़ें उसने डी ब्रोगली ने बताई थी हमें। फिर हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के अकॉर्डिंग कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की एक टाइम पर पोजीशन और वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, इसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको या तो पोजीशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर आप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों चीज़ें अगर आप एक साथ कैलकुलेट कर दो तो उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आएगी और वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी जो हमने पढ़ा था, या फिर डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी जो हमने पढ़ा था वो इक्वल टू होता है या फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल देन होता है आपका एच अपॉन 4 पाई के इक्वल होता है। राइट, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेक्ट्रम के बारे में कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है जो कि बोहर मॉडल का बेस है। ठीक है, जो बोहर का एक्सपेरिमेंट है मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेस्ड होता है। ठीक है, कि हाइड्रोजन का किस तरीके से स्पेक्ट्रम आता है उसकी पूरी की पूरी जो स्टडी होती है वो बोहर ने की थी। फिर उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पर ही एप्लीकेबल होता है, अदर एलिमेंट पर एप्लीकेबल नहीं होता है। राइट, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, तो देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम आप समझो आपके पास में एक सोर्स है, लाइट का सोर्स है, वहाँ से लाइट्स आती है। ठीक है, आपके पास में क्या है, एक लाइट का सोर्स है। जैसे सपोज ये आपके पास में एक बल्ब है। ठीक है, दिस इज बल्ब। ये बल्ब क्या है, इसमें से लाइट आती है। ठीक है, आप सन भी ले सकते हैं जो कि नेचुरल सोर्स होता है लाइट का। तो यहाँ से क्या आती है, लाइट से एमिट होती है। ठीक, जब हम इस लाइट को एक प्रिज्म से ही निकालते हैं। ठीक है, प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा कि प्रिज्म जो होता है उसमें से अगर हम व्हाइट लाइट को एंटर करवाते हैं उसमें, तो हमें लाइट जो होती है वो उसमें डिस्पर्ज हो जाती है। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है, डिस्पर्ज हो जाती है। तो उसके अलग अलग तरह के जो भी उसके अंदर बैंड्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उसी बैंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसी बैंड के जो पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम इस बल्ब की लाइट को इस प्रिज्म के अंदर डालेंगे तो सपोज करो यहाँ से अगर मैं लाइट की एक रेज डालता हूँ, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। ठीक है, आई चैप्टर होगा उसके अंदर पढ़ा होगा। तो जब हम एक लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है। ठीक है, लाइट जो होती है वो अपने अलग अलग वेवलेंथ पर डिस्पर्ज हो जाती है, उसकी जो भी मिनिमम है और जो भी मैक्सिमम वेवलेंथ है। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ में क्या हो जाती है, डिस्पर्ज हो जाती है। ठीक है, उसकी जितनी भी पॉसिबल वेवलेंथ होती है वो उसमें हमें देखने को मिलती है। तो अगर व्हाइट लाइट को हम एंटर करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है विबग्योर। ठीक है, इस तरीके से क्या मिलता है, विबग्योर मिलता है। ठीक है, जिसमें 7 कलर्स होते हैं। तो ये जो विबग्योर है, ठीक है, जो हमें मिला है विबग्योर, ये जो लाइट का जो ये पूरा का पूरा पैटर्न है, ये पूरा का पूरा जो सेट है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। ठीक है, तो लाइट के डिस्पर्जन के कारण, ठीक है, जब लाइट डिस्पर्ज हो जाती है, ठीक है, तो हमें एक नया पैटर्न में देखने को मिलता है। हमें मिनिमम वेवलेंथ से मैक्सिमम वेवलेंथ तक का एक बैंड पैटर्न देखने को मिलता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं वेवलेंथ का पैटर्न देखने को मिलता है। उसी को हम क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। ये फिनोमेनन क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है आपका स्पेक्ट्रम। अब देखो एक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि आप अभी तो नहीं पढ़ोगे बट आप जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो आप पढ़ोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, जब हम इस स्पेक्ट्रम का, जैसे सपोज आपके पास में कोई अननोन मटेरियल है। ठीक है, उस अननोन मटेरियल से आप कोई भी लाइट पास आउट करते हो तो आप ये देखना चाहते हो कि उस लाइट से कौन सा बैंड जनरेट हुआ है या फिर कौन सा पैटर्न जनरेट हुआ है। उसी स्पेक्ट्रम को, जो भी पैटर्न जनरेट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, स्पेक्ट्रम नाम देंगे। और उस स्पेक्ट्रम की स्टडी को हम क्या बोलते हैं कि किस तरीके का बैंड आया, क्या क्या उसके चेंजेस हैं। ठीक है, कौन सा बैंड है कौन सा नहीं है। राइट, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी स्पेक्ट्रम, द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, जब हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। ठीक है, जो इक्विपमेंट होता है जो कि हमें स्पेक्ट्रम के बारे में बताता है कि स्पेक्ट्रम किस टाइप का है, उसके नेचर के बारे में बताता है। ठीक है, सब चीज़ें बताती है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप।
स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है ये एक इक्विपमेंट होता है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं या हमें ये स्पेक्ट्रम के बारे में बताता है, ठीक है। हमें ये स्पेक्ट्रम के बारे में बताता है कि स्पेक्ट्रम किस तरीके से है, उसका पैटर्न कौन सा है, उसका जो टाइप है वो कौन सा है, राइट। तो वो सब चीज़ें हमें किस में पता चलती है, स्पेक्ट्रोस्कोप में पता चलती है। हम मटेरियल को स्पेक्ट्रोस्कोप में डालते हैं, जो भी हमारे पास में रेडिएशन या फिर जो भी बैंड पैटर्न आता है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। तो देखने पर हमें वो बैंड पता चलता है कि किस नेचर का है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस है, वह जो वेवलेंथ है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यानी मिनिमम वेवलेंथ क्या है और मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो हम पढ़ते हैं। तो जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तो बहुत अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ठीक है। आप लोगों ने अगर 9th क्लास के अंदर या फिर 10th क्लास के अंदर पढ़ा ही नहीं पढ़ा तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे। एक रेडिएशंस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, बहुत तरह की होती है, जिसमें जो विजिबल रेडिएशन होती है, ठीक है, ये जो होती है ना इसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल, ठीक है, ये होती है विजिबल रे जिसको हम देख सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी होती है, इंफ्रारेड होती है, यूवी रेज होती है, एक्सरे होती है, गामा रेज होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है या फिर मैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, ठीक है। तो इन सब का हम अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, ठीक है। आप जब हायर एजुकेशन में जाओगे, जब आप, ठीक है, ग्रेजुएशन करोगे तो उसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर आप बोल सकते हो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, राइट। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है जो कि आप हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं। अभी का सिलेबस नहीं है, अभी का सिलेबस इतना ही है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम, स्पेशल बैंड, ये इस टाइप का पैटर्न होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम की, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, ज़्यादा काम का नहीं है आप लोगों का, आप इसको एनसीईआरटी से पूरा लाइन टू लाइन कर सकते हो, बट आपको सिर्फ समझना। देखो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम जो होता है ये दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। फर्स्ट आता है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम, फर्स्ट इज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड द सेकंड इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मेन डिफरेंस क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, जो स्पेक्ट्रम, ठीक है, किसी भी मटेरियल के एब्जॉर्ब होने से हमें मिलता है, ठीक है, उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो स्पेक्ट्रम किसी भी मटेरियल के एमिट करने से मिलता है या जो रेडिएशन किसी भी मटेरियल द्वारा एमिट की जाती है उससे हमें मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास में कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उस मटेरियल पर आपने क्या करा, लाइट डाली, ठीक है। तो अगर वो मटेरियल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो उसमें से वो कुछ सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। कुछ ऐसी लाइट्स होगी जो कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो हमें जो बैंड मिलेगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पे कोई मटेरियल रखा हुआ है और यहाँ पे एक स्क्रीन रखी हुई है वाइट कलर की, ठीक है, जिस पर बैंड मिलेगा, ठीक है, फोटोग्राफी प्लेट मान सकते हो आप। जब यहाँ से लाइट जाएगी तो यहाँ पे बहुत सारे बैंड बन जाएंगे, ठीक है, ब्लैक स्पॉट आएंगे और वाइट स्पॉट आएंगे। ब्लैक स्पॉट का मतलब ये होगा कि वहाँ पर रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, और वाइट स्पॉट का मतलब होगा कि वहाँ पर रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब नहीं हुई है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से लाइट जो है वो डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो कुछ बैंड्स बनेंगे, ठीक है, ब्लैक बैंड बनेंगे, वाइट बैंड बनेंगे, ठीक है, ब्लैक बैंड, वाइट बैंड। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को ये मटेरियल क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये हम देखेंगे किसमें, पूरा का पूरा ये हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो उस टाइप का जो भी स्पेक्ट्रम जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस समझने की रिक्वायरमेंट है, आपको एनसीईआरटी में पूरा मिलेगा, आप वहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब देखो एमिशन क्या होता है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है। एमिशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम में ये होता है कि आपके पास में कोई मटेरियल है, ठीक है, वो खुद क्या कर रहा है, रेडिएशन को एमिट कर रहा है, ठीक है, रेडिएशन को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। जब हम, ठीक है, तो उसी से जो भी स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, जिसको हम किस में देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप में, तो उससे जो भी स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, जो कि एमिट किया जाता है किसी भी रेडिएशन, किसी भी मैटर के द्वारा, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूस और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। देखो कॉन्टिन्यूस ये भी दो टाइप का होता है और ये भी दो टाइप का होता है, ठीक, आप ये भी बोल सकते हो। देखो कॉन्टिन्यूस या फिर डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि जो भी हमें बैंड मिल रहा है, ठीक है, जो भी हमें बैंड मिल रहा है उसकी जो भी वेवलेंथ है, मिनिमम वेवलेंथ और हायर वेवलेंथ, ये सब के सब जितनी भी बीच में वेवलेंथ एग्जिस्ट करेगी, ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल ये विबग्योर है,
ठीक है, आपने विबग्योर का देखा होगा, अगर आपने रेनबो देखा है तो रेनबो के अंदर हम बाउंड्रीज नहीं बता सकते कि रेड कलर की बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है, ब्लू कलर की बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है, या फिर ग्रीन कलर की बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये सारे के सारे कलर जो होते हैं एक दूसरे में डिस्पर्स होते हैं, तो जिससे एक बैंड बनता है जिसके अंदर सारे के सारे कलर जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर कोई भी बीच में गैप नहीं आता। ठीक है, कंटिन्यूटी में चलता रहता है, सारे के सारे जो वेवलेंथ होती है, सारी वेवलेंथ की जो रेडिएशन होती है वो आपस में क्या हो जाती है, डिस्पर्ज हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी रेनबो देखा होगा, तो रेनबो के अंदर क्या होता है, सारे कलर एक दूसरे के अंदर डिस्पर्ज होते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ हमें नए कलर भी, मतलब दो कलर के मिक्सिंग से भी हमें कुछ नया कलर देखने को मिलता है कई बार। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, जब सन की लाइट जो होती है वाटर की ड्रॉप पे पड़ती है या फिर किसी प्रिज्म से निकालते हैं तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिलता है कि जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, कुछ वेवलेंथ जो होती है वो उसमें गैप आ जाता है छोटा छोटा, या फिर ब्लैक लाइंस आ जाती है। ठीक है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस बोलते हैं, यानी छोटा सा गैप आ जाता है जिसके कारण उसकी कंटिन्यूटी जो होती है ब्रेक हो जाती है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ इस वेवलेंथ की बाउंड्री यहाँ तक है, या फिर इस कलर की बाउंड्री यहाँ तक है, इस कलर की बाउंड्री यहाँ तक है, हम ये बता सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और ये होता है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, ये सारे होते हैं वैसे तो। ठीक है, एक होता है लाइन और एक होता है बैंड। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। और बॉन्ड या फिर बैंड जो बैंड स्पेक्ट्रम है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम मोलिकुलर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम एटम की बात करेंगे तो हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम बॉन्ड या फिर बैंड स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर छोटी छोटी लाइंस बन जाती हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम की लाइंस बनती है, बीच में वाइट लाइंस, ब्लैक लाइंस, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक। ठीक है, ब्लैक वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बैंड्स बनते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा एक बैंड बनेगा, उसके अंदर फिर छोटा सा गैप आ जाएगा, फिर बैंड्स बनेगा। ठीक है, होगा ये डिसकंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ये आपका हो गया लाइन, और इसमें अगर हम बैंड की बात करें तो इस तरीके से बैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वाइट बैंड, ये ब्लैक हो गया और ये वाइट हो गया। ब्लैक का मतलब वहाँ पर उस फ्रीक्वेंसी की या फिर उस वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो एमिट कर ली गई, एब्जॉर्ब कर ली गई है, इसीलिए वहाँ पे ब्लैक स्पॉट आ रहा है। वाइट स्पॉट आने का मतलब या फिर वाइट लाइन आने का मतलब होता है कि वहाँ वो रेडिएशन जो है वो उस मटेरियल ने एब्जॉर्ब नहीं की है, वो सीधा उसने एमिट कर दी। राइट, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, ये पूरा की पूरी कहानी होती है स्पेक्ट्रम की, कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, इतना आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपके दो ही टॉपिक थे, एक था आपका स्पेक्ट्रम क्या होता है और टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, वैसे तो पूरी की पूरी ये ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर पूरा का पूरा हम स्टडी कर सकते हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। राइट, सिर्फ हमारा जो सिलेबस में है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम एमिट शो करता है वो किस तरीके से करता है, उसके क्या क्या नेचर्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी लाइन्स होती है, कौन कौन से तरह के बैंड्स होते हैं, उनको हमें स्टडी करनी है। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस तरीके से इसके स्पेक्ट्रम्स आते हैं, कौन कौन से तरीके से बैंड्स होते हैं, वो सब चीज़ें हैं, और कौन कौन सी लाइन्स होती है इसके अंदर जो कि हमें पढ़नी होती है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। तो देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास में डिस्चार्ज ट्यूब होती है। ठीक है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसके अंदर एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, और इन दोनों को जो है हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो उसके अंदर कुछ गैस भरी जाती है, जैसे ही हम क्या करते हैं इसके अंदर हम करंट को फ्लो करते हैं। ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो कुछ रेडिएशन जो होती है वो एमिट होना स्टार्ट होती है। राइट, तो कुछ रेडिएशन एमिट होगी, तो उस रेडिएशन को हम किसके अंदर एंटर करवाएंगे, प्रिज्म के अंदर एंटर करवाएंगे। तो ये हमारा प्रिज्म है, तो यहाँ से कोई ना कोई रेडिएशन निकलेगी, तो जो भी रेडिएशन निकलती है इसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है, तो हाइड्रोजन गैस से जो भी रेडिएशन निकलती है इसको हम किस में एंटर करवाएंगे, इस प्रिज्म में एंटर करवाएंगे। ठीक है, तो इस प्रिज्म में जैसे ही हम एंटर करवाएंगे तो इसके अंदर आएगा, इसमें डिस्पर्स हो जाएगी और हमें कोई नया एक बैंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है या फिर जो प्लेट है वाइट, इस पर हमें क्या मिलेगा, इस पर एक बैंड मिलेगा। ठीक है, या फिर एक पैटर्न मिलेगा जिसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का है इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। राइट, अब देखो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन सी लाइन्स होती है तो वो हम बात करते हैं। तो देखो, अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये जो आप अभी मैं बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, इससे बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे और आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इवन जेईई नीट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको जरूर से जरूर समझें। ठीक है, ये हो गया हमारा n = 1,
n=2, ये हो गया आपका n=3। यहाँ से अब क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। तो n=4, n=5, n=6, n=7, और हम बना देते हैं एक n=इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट तक चलती है, हमें सिर्फ 7 तक ही याद रखनी होती है इसकी। तो देखो जब हम 7 से फर्स्ट ट्रांजिशन आता है, ठीक है, तो देखो इस तरीके से ट्रांजिशन होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसको हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बट आपको सिर्फ अभी इतना ही ड्रॉ करना, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट बैंड हो गया, ठीक है, या फिर फर्स्ट पैटर्न होगा ये आपका। फिर अगर हम बात करें यहाँ से वापस, तो ये इस तरीके का सेकंड बैंड होगा, और अगर हम बात करें थर्ड बैंड की, तो ये इस तरीके से थर्ड बैंड आएगा आपका, ठीक है। ये आपका फोर्थ बैंड, ये आपका हो जाएगा फिफ्थ बैंड, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सेवंथ बैंड, राइट। तो देखो इसको हम बोलते हैं लाइमन, इसको हम बोलते हैं बाल्मर, इसको हम बोलते हैं पाश्चन, ठीक है। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, और इसको हम बोलते हैं हम्फ्री। 3 4 5 6 7, ठीक। इसको 8 और भी बना देते हैं ताकि, ठीक है, आप 8 भी बना सकते हो, 7 भी बना सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइमन सीरीज, इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, इसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज, इसको हम बोलते हैं पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इन ट्रांजिशन के अंदर, इन सीरीज के अंदर आपको ट्रांजिशन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो n1 to n4 हो रहा है, n1 to n5 हो रहा है, ठीक है, या n5 to n1 हो रहा है, इस तरीके से ट्रांजिशन होता है, ठीक है। इस लाइन्स के अंदर अगर हम बात करें, ये जो लाइन होती है, ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं लास्ट लाइन। ये फर्स्ट लाइन नहीं है, हम फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, बट दिस इज लास्ट लाइन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लास्ट लाइन। तो कई बार आपसे लास्ट लाइन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये होता है आपका फर्स्ट लाइन, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। इसी तरीके से ये हो जाएगी आपकी लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ये हो जाएगी फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो जो लाइमन सीरीज होती है, ठीक है, ये किस तरीके की रेडिएशन को एमिट करती है, इसमें हमें मिलता है यूवी रेडिएशन, ठीक है। बाल्मर जो होती है वो कौन सी होती है, ये होती है आपकी विजिबल, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पाश्चन, ये आएगी आपकी इंफ्रारेड। फिर अगर हम बात करें ब्रैकेट, ये आएगी वापस से इंफ्रारेड। फिर अगर हम बात करें फुंड की, तो ये भी कौन सी आएगी, इंफ्रारेड आएगी। और अगर हम बात करें हम्फ्री की, तो हम्फ्री के अंदर भी कौन सी आएगी, इंफ्रारेड आएगी। तो ये आपको रेडिएशन याद रखना है कि लाइमन सीरीज के अंदर कौन सी रेडिएशन होती है, तो यूवी रेडिएशन होती है। बाल्मर के अंदर कौन सी होती है, विजिबल होती है, ठीक है। पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री के अंदर कौन सी होती है, इंफ्रारेड होती है, ठीक है। आपको ट्रांजिशन याद रखना है कि जो लाइमन का ट्रांजिशन होता है वो कहाँ से होता है, इनफाइनाइट टू 1 में होता है, ठीक है। इसका अगर हम बात करें इनफाइनाइट टू बाल्मर की अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट टू लास्ट जो है, लास्ट ये आती है आपकी इनफाइनाइट टू। ये अगर हम बात करें लाइमन की, ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलती है आपकी, ये चलती है n1 से लेकर के n7 तक आप बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट से 1 तक आती है, ये इनफाइनाइट से 2 तक आती है, इनफाइनाइट से 3 तक आती है, इनफाइनाइट से 4, इनफाइनाइट से 5, इनफाइनाइट से 7, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये आपके हो गए ट्रांजिशन, या फिर ये हो गया आपके सीरीज जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। इस पर बहुत सारे एप्लीकेशन पार्ट है जो कि हम अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले कॉपी करो। फिर एक डेरिवेशन है जो कि हमें ये एक्सप्लेन करेगा, या उस डेरिवेशन से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन जो है उसने अपना ट्रांजिशन अगर चेंज किया तो उसके अंदर कौन सी वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब किया, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो आप इसको कॉपी करो, ओके। तो अब हम एक डेरिवेशन देखते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम जो वेवलेंथ है वो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है। तो देखो डेल्टा ई इक्वल टू होता है n1 माइनस n2, यानी जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो n1 to n2 हुआ है, ठीक है, या n2 to n1 हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ई की वैल्यू होती है h/λ,
इसके आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस हमें ये डिनोट करेगा कि एनर्जी जो होती है वो सिस्टम से एमिट हुई है, ठीक है, एमिशन ऑफ एनर्जी हमें डिनोट करेगा। अब देखो ई की वैल्यू जो है वो हमने बोहर एक्सपेरिमेंट में देखी थी, क्या होती है 2π² mz² e⁴ n1 का स्क्वायर h², ठीक है, ये होती है माइनस यह आ जाएगा आपका 2π² mz² e⁴ अपॉन में n2 का स्क्वायर h², ठीक है, ये आ जाएगा। इसके आगे भी माइनस का साइन आएगा, तो अगर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे, तो h/में लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π² mz² e⁴ अपॉन में n1 का स्क्वायर h² प्लस ये आ जाएगा आपका 2π² mz² e⁴ अपॉन में n2 का स्क्वायर h², ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं माइनस से, डिवाइड बाय माइनस, ठीक है, उस पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, माइनस से डिवाइड करेंगे। तो जब हम माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा h/λ इज इक्वल टू 2π² mz² e⁴ अपॉन n1 का स्क्वायर और h² माइनस 2π² mz² e⁴ अपॉन में n2 का स्क्वायर h², ठीक है। अब इनमें हम क्या ले लेते हैं, इनमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा कॉमन h/λ क्या आ जाएगा 2π² mz² e⁴ अपॉन में h², ठीक है, और कॉमन क्या आ जाएगा, ये आ गया कॉमन, बचेगा क्या 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस h को हम इस साइड ले आते हैं तो ये आ जाएगा आपका h को इस साइड ले आते हैं तो ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 2π² mz² e⁴ अपॉन में ये आ जाएगा आपका CH³, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब देखो ये सारा का सारा जो है ये, ठीक है, z² को छोड़ करके जितना भी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका एक कांस्टेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा r z का स्क्वायर फिर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा, इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इससे आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दे रखा है कोई भी एटम के लिए, जैसे सपोज आपको हाइड्रोजन के लिए दे रखा है, हाइड्रोजन का ट्रांजिशन दे रखा है n3 to n1 में, ठीक है, तो n1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, n2 आ जाएगा 3। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। फिर आपको रिडबर्ग कांस्टेंट यूज़ करना है, r जो होता है वो क्या होता है रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 109700 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और अगर हम बात करें 1/r की, ठीक है, तो 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आप रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हो। अगर आपको 1/r की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो क्या आएगा 912 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। इस पर 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस पूरे के पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, और चारों के चारों जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कौन कौन सी हम मेथड यूज़ कर सकते हैं और किसमें हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।